जेपीएस हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10th, प्लीज़ ओपन योर टेक्स्ट बुक वासंती, पेज नंबर 9। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं, कृपया अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी की वासंती निकालें और पेज नंबर 9 में जो पाठ है मेरी जीवन रेखा, इसे खोल लें। यह पाठ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है और जिस विधा में लिखा है वह विधा कहलाती है आत्मकथा। और आत्मकथा क्या होती है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब कोई लेखक अपने स्वयं के जीवन के बारे में लिखता है तो वह आत्मकथा कहलाती है। तो यहाँ पर पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं का वर्णन किया है और जिस विधा में किया है वह आत्मकथात्मक निबंध कहलाता है। तो लीजिए शुरू करते हैं। मेरी जीवन रेखा, पेज नंबर 9। प्रिय विद्यार्थियों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपका पाठ मेरी जीवन रेखा दिखाई दे रहा है। यह जो निबंध है आत्मकथात्मक निबंध कहलाता है। इस निबंध में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, जो कि इसके लेखक हैं, उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन के संघर्षों को रेखांकित किया है। अर्थात प्रारंभिक जीवन में उन्होंने कौन कौन से संघर्ष किए, कितनी मुसीबतों का सामना किया, उन सब का वर्णन जो है इस निबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। उन्होंने जीवन यात्रा में आई अनेक विषम परिस्थितियों को भोगा तथा दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना किया। जीवन में आगे बढ़ते रहने का लक्ष्य सदैव सामने रखा। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य को आत्मसंतोष तो होता ही है, साथ ही उसमें उत्साह और लगन का संचार भी होता है। मात्र व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने दायित्वों का पालन करना मनुष्य को उच्च सफलताओं से जोड़ता है। लेखक ने सरस्वती पत्रिका का संपादन सफलतापूर्वक करते हुए हिंदी साहित्य की महान सेवा की। अब ये जो पाठ है, इस पाठ में लेखक ये बताना चाहता है कि मेरे पिता गांव के रहने वाले एक देहाती थे, जिनकी मैं एकमात्र संतान था, पुत्र था। मेरे पिता का मासिक वेतन उस समय केवल 10 रुपये था और मैं अपने गांव के देहाती मदरसे में, स्कूल में थोड़ी सी उर्दू और घर पर थोड़ी सी संस्कृत पढ़ा करता था। और जब मेरी एज 13 ईयर्स की हुई, 13 वर्ष की हुई, तो मैं अपने घर से 26 मील दूर रायबरेली जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाया करता था। और जब मैं अंग्रेजी पढ़ने जाया करता था तो अपने साथ दाल, आटा घर से ही लेकर के चलता था। और रास्ते में भूख लगती थी तो दाल ही में आटे के पेड़े या टिकिया पका करके खा लेता था, क्योंकि मुझे रोटियां बनाना नहीं आती थी। उस समय मात्र 2 आने फीस हुआ करती थी महीना। और संस्कृत भाषा उस समय इतनी अधिक महत्व नहीं रखती थी।
किसी तरह 1 वर्ष उन्होंने वहाँ पर गुजारा। फिर वहाँ से अलग अलग जगह पर उन्होंने स्कूलों में 4 वर्ष काटे। और घर की जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इस वजह से वे आगे पढ़ नहीं पाए और उनकी स्कूली शिक्षा जो है वही समाप्त हो गई। 1 साल के बाद अजमेर में 15 रुपये महीने पर उन्होंने नौकरी की पिता के पास। उसके बाद लौट कर के आए बम्बई और वहाँ पर तार का टेलीग्राम का काम उन्होंने सीखा। रेलवे में उन्होंने 50 रुपये महीने पर तार बाबू का कार्य किया। बचपन से ही उनकी संगति अच्छे लोगों का साथ करने की थी। यही कारण था कि वो अच्छे लोगों के बीच रहे और संयोग से हरदा और होशंगाबाद में भी उन्हें अच्छे लोगों का साथ मिला। उन्होंने अपने जीवन में 4 सिद्धांत बना रखे थे। एक तो वक्त की पाबंदी करना, दूसरा रिश्वत न लेना, तीसरा अपना काम ईमानदारी से करना और चौथा था ज्ञान वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते रहना। इन 4 प्रकार के सिद्धांतों में पहले 3 सिद्धांत जो थे उनका पालन तो वे बड़ी आसानी से कर रहे थे और चौथा जो था ज्ञान वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास करने वाला, तो वे उसमें अपने आप को पूर्ण रूप से नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि समय की कमी की वजह से अपने ज्ञान की वृद्धि करने में वे अपने आप को असहज महसूस किया करते थे। चूँकि वे तार बाबू का काम बहुत अच्छा से करते थे और इतना ही नहीं, तार बाबू का काम करने के बाद भी वे अन्य कार्यों को भी बड़े ध्यान से देखते और उसमें सहायता किया करते थे। जैसे टिकट बाबू का, माल बाबू का, स्टेशन मास्टर का, यहाँ तक कि रेल की पटरियाँ बिछाने और सड़क की निगरानी करने वाले का काम भी उन्होंने सीख लिया। नतीजा अच्छा हुआ, अफसरों की निगाह इन पर पड़ी और इनकी तरक्की होती गई, प्रमोशन होता गया। धीरे धीरे इनका प्रमोशन हुआ। इनकी प्रमोशन के साथ साथ इनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई और इन्होंने एक नियम भी बना रखा था कि यदि मैं किसी के अत्याचार को सह लेता हूँ तो ये मेरी सहनशीलता होगी, लेकिन अगर मैं किसी पर अत्याचार करूँ तो ये मेरा अधिकार नहीं है। अर्थात मैं किसी पर अत्याचार नहीं कर सकता। अगर कोई मुझ पर अत्याचार कर रहा है तो मैं सहन कर सकता हूँ, स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन मेरे द्वारा किसी पर अत्याचार हो यह मैं सहन नहीं कर सकता। और ये बात उन्होंने सिद्ध भी की कि जहाँ पर वे काम करते थे वहाँ पर एक ऐसे अफसर आए जिन्होंने मुझे आदेश देते हुए कहा कि अपने अधीन जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उन सबको आप सुबह रोज़ 8 बजे दफ्तर में आने का कहो और ठीक 10 बजे मेरे कागज़ पर, मेरी टेबल पर मेरे कागज़ जो है वो मुझे रखे हुए मिलना चाहिए। ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अफसर से कह दिया कि 8 बजे मैं आ जाऊंगा और 10 बजे ठीक आपके मेज़ पर कागज़ भी रख दूंगा, लेकिन अपने दफ्तर के कर्मचारियों को सुबह 8 बजे आने का हुक्म जो है मैं नहीं दे सकता। हुक्म देने का काम आपका है, मेरा नहीं है। ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी और उन्होंने मेरे से वाद विवाद किया, जिसके कारण मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। बात आगे बढ़ी, मनाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें किसी की बात नहीं मानी। पत्नी ने भी कह दिया था कि थूक कर चाटना नहीं चाहिए, अर्थात जो हुआ अब दोबारा लौट करके वहाँ नहीं जाना अपने को। हालांकि इसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, मेरी कमाई जो है कम हो गई, पर पत्नी ने कहा कि कम खर्चे में मैं अपना घर चला लूँगी, लेकिन ऐसी नौकरी मैं नहीं चाहती जहाँ तुम्हारी इज्जत ना हो। तो इस प्रकार से मैंने कम खर्चे में ही
निश्चय किया कि मैं अपना काम जो है करूँगा ईमानदारी से। और भी बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने अपने पितामह के बारे में, अपने चाचा जी के बारे में लिखी है कि ये दोनों ही जो है बहुत ही विद्वान थे संस्कृत के, और इनके संपर्क में रह कर के मैंने बहुत कुछ सीखा। यहाँ तक कि छंद रचना भी करना प्रारंभ की मैंने, और कुछ अच्छी छंद रचना भी मैंने की और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कवि बन गया हूँ। लेकिन जब मैं महान कवियों के संपर्क में आया तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, और उस दिन के बाद से मैंने कविता से तौबा कर ली। हालांकि गद्य उन्होंने लिखना प्रारंभ किया और बहुत सी चीज़ें उन्होंने लिखी। एक बार फिर उनको सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य जो है प्राप्त हुआ, और उन्होंने उस कार्य को बड़ी ईमानदारी से किया। और उस समय सरस्वती पत्रिका जो एकमात्र पत्रिका थी जो हर पत्रिकाओं की महारानी बनी हुई थी। आज तो बहुत सारी पत्रिकाएँ आ गई है हिंदी साहित्य की, लेकिन उस समय एकमात्र सरस्वती पत्रिका ही थी, और उस पर उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक संपादन का कार्य किया। ऐसे में कई लोगों ने सिफारिश की, कई लोगों ने उन्हें लालच भी दिया कि पत्रिका में जो है हमारे निजी लेख जो है छाप दो, मैं तुम्हें बहुत सारे इनाम दूंगा। किसी ने दुपट्टा देने का कहा, किसी ने घड़ी देने की कही, कोई पैरगाड़ी देने को तैयार हो गया। लेकिन उन्होंने कभी भी गलत कार्य नहीं किया और ईमानदारी से अपने कार्य को करते रहे, और इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना प्रारंभिक जीवन में करना पड़ा। पैसे की कमी की वजह से वे ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, लेकिन ज्ञान की लिप्सा होने की वजह से, जानने की इच्छा होने की वजह से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और उसी सीखने के कारण वे धीरे धीरे तरक्की करते गए। धीरे धीरे वो जो है आगे बढ़ते चले गए और सफलता के शिखर पर पहुंच गए। तो इस प्रकार से ये मेरी जीवन गाथा, मेरी जीवन रेखा जो पाठ है मैंने आपको समझाया है। और जैसा मैंने कहा कि जब तक आप इस पाठ को पढ़ोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। इस पाठ को ज़रूर पढ़िएगा, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ बातें आपको समझ में नहीं आ रही है तो मुझे मैसेज करके बताइएगा, मैं दोबारा उस बात को आपको समझा दूँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। हैव ए नाइस डे।